बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यार ये हमारी इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। तो काइंडली आप तमाम स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। दूसरा ये कि असाइनमेंट की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उन सब तमाम को एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपकी असाइनमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली एक बार तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। सीधा चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा केस दिया है पहले से समझ लेते हैं इसमें हमें क्या बोला गया है, फिर इसी से रिलेटेड जो है हमारे सवाल हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। केस दिया है हमारे को एक, उसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कह रहे सपोज करें XYZ इज अ कॉफी शॉप एंड लोकेटेड इन वन ऑफ द बिजी क्राउडेड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। कह रहे सपोज करें, आप तस्वर करें XYZ नाम की कॉफ़ी शॉप है जो लोकेटेड है, जो जगह है, किस जगह लोकेशन उसकी जो है वो क्राउडेड यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी की जगह पे, यूनिवर्सिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस जगह पे पाकिस्तान की। दिस कॉफ़ी शॉप इज़ अ पॉपुलर स्पॉट फॉर पीपल टू सिट एंड डिस्कस दियर स्टडीज़ एंड इट आल्सो फेमस फॉर अ क्विक कप ऑफ कॉफ़ी ऑन देयर वे टू क्लास। ये कॉफ़ी शॉप बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट इस वजह से भी है कि लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, और एक क्विक कप कॉफ़ी के नाम पे वे टू क्लास के नाम से भी फेमस है। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM मंडे थ्रू फ्राइडे। शॉप जो है पीर से लेकर जुम्मे तक खुली रहती है 9 से 6 बजे तक। The shop is currently selling 2000 cups of coffee per day for ₹200। कह रहे जो शॉप है वो अभी जो बेच रही है 2000 कप बेच रही है पर डे और 200 रुपए के। The owner of the coffee shop is considering raising the price of a cup of coffee from ₹200 to $250। तो ऑनर ने सोचा कि जो उसका जो एक कप का जो पैसे हैं 200 है, तो वो उन पैसों को बढ़ाने का सोच रहा है, जो 200 से 250 करने का। कॉफ़ी शॉप डिमांड फंक्शन इज गिवन बिलो। कॉफ़ी शॉप की जो डिमांड है वो नीचे बताई गई है। अब यहाँ पर डिमांड के हमारे पास आगे फॉर्मूला लगा है QD इज इक्वल टू 6000 माइनस 20p। ये तो हमारी क्वेश्चन पूरी यहाँ पर आ गई है। अब हमारे को अपने रिक्वायरमेंट की तरफ जाना है, जो हमारे सवाल हैं वो हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 सवाल दिए गए ABC पार्ट की सूरत में, हमें तमाम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पार्ट ए समझ लेते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा गया है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज ₹250। कह रहे आप प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड जो है उसको कैलकुलेट करें जब प्राइस उसकी हो जाएगी 250। अब हमने इलास्टिसिटी प्राइस फाइंड करनी है, इलास्टिसिटी फाइंड करनी है जब उसकी प्राइस 250 हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सिंपली हमने यहाँ पर इलास्टिक जो हमारा फार्मूला हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। सॉल्यूशन है इलास्टिसिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस से, तो हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या क्या पड़ी हुई है जिससे हम अपना इलास्टिसिटी निकाल सकें। तो गिवन हमारे पास क्या इनिशियल प्राइस है कि पुरानी जो प्राइस थी उसकी कॉफी के कप की वो थी 200। अब जो न्यू प्राइस है फाइनल प्राइस वो 250 है। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी कितनी डिमांड है 2000 कप की डिमांड है हमारी। तो सिंपली हम चलते हैं चेंज इन प्राइस पर पता करते हैं। जो नई जो प्राइस होगी, मतलब हमारे को इलास्टिसिटी के कहते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे को ये फॉर्मूले के अंदर क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस की जरूरत है। तो चेंज इन प्राइस पर हमने फाइंड करना है, क्या करें, चेंज इन प्राइस के लिए हमारा जो फॉर्मूला है P2 माइनस P1। तो हमारे पास P2 की वैल्यू तो है P2 की वैल्यू भी और P1 की भी। तो P1 और P2 में से हमने P1 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आखिर में जो आंसर आ रहा है चेंज इन प्राइस का वो 50 आ रहा है। तो हमारे पास चेंज इन प्राइस की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू निकालनी है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये है, Q2 में से माइनस कर देंगे Q1 को और डिवाइड कर देंगे Q2 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो Q1 की तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जबकि Q2 की वैल्यू नहीं है। तो हम सबसे पहले Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिखा सो वी हैव टू फाइंड Q2 फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें Q2 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 की वैल्यू तो हमारे को पता है। उसके बाद हमारे इलास्टिसिटी का जो हमारा डेटा है, जो आंसर है वो निकल के आएगा।
सबसे पहले हम Q2 फाइंड करते हैं। लेट्स कैलकुलेट Q2 यूजिंग द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के डिमांड जो इक्वेशन है उसको यूज करते हुए अपने Q2 को फाइंड करेंगे। ऊपर हमारा क्या फॉर्मूला दिया था, QD इज इक्वल टू, सॉरी किधर गया, ये रहा, Q2 इज इक्वल टू 6000 माइनस 20p। अब हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट के Q2 फाइंड करना है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ दोबारा आते हैं। ये रहा, हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी है। Q2 इज इक्वल टू आ गया 6000 माइनस 20p2, P2 यहाँ पर लगा दिया। फिर हमने Q2 के अंदर 6000 वैसे आ गया, माइनस 20p वैसा गया। 2p की जगह हमने यहाँ पर 250 की हमारी जो 2p की वैल्यू थी 250 थी, हमने वहाँ पुट कर दी है। ठीक है, ये 250 वहाँ से आया। तो सिंपली यहाँ पर 6000 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 250 हो गया। सबसे पहले हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 250 से, हमारे पास 5000 आ गया। 6000 में हमने 5000 माइनस किया तो Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1000 कप्स। Q1 की वैल्यू हमारे पास थी 2000 थी और Q2 की हमारे पास आ गई है 1000। अब हमने क्या करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की तरह फॉर्मूला पुट करके हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय 100। Q2 की वैल्यू क्या हमारी 1000 हमने यहाँ पुट कर दी है। Q1 की वैल्यू क्या है 2000 हमने यहाँ पुट कर दी है। आगे Q2 की वैल्यू हमने दोबारा लिख दी है 1000 यहाँ पर आएगी, ये गलती होगी थोड़ी सी। Q2 और Q2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगी हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब सिंपली चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर आ रहा है फिर माइनस 50% आंसर आ रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास आ गया है प्राइस, चेंज इन प्राइस भी आ चुकी है, दोनों आ चुके हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला था इलास्टिसिटी का क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड करना है चेंज इन प्राइस से, तो भाई इलास्टिसिटी आ जाएगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली हम क्या कहते हैं, नाउ वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। हम अब वही कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी को। हमने फॉर्मूला दोबारा से पुट किया यहाँ पर और हमने वैल्यूज अपनी यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस 50% डिवाइड बाय 50% हमने किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1। तो हमने नीचे मेंशन कर दिया देयरफॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 250 इज -1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। तो ये हमारा पार्ट एक आंसर कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमसे क्या पूछ रहे हैं, पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में ये रहा, आगे हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन। पार्ट बी के क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट करें टोटल रेवेन्यू को बोथ बिफोर एंड आफ्टर प्राइस राइज। कह रहे आपने टोटल रेवेन्यू निकाल के देना है, प्राइस बढ़ने और प्राइस बढ़ने से पहले का टोटल रेवेन्यू हमारे को निकाल के देना है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ दोबारा चलते हैं हम लोग। पार्ट बी का हमारा सोल्यूशन आ गया है, जो कि हमारा पार्ट बी का सोल्यूशन आ गया है। सिंपली हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कैलकुलेट करने के टोटल रेवेन्यू बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस राइज वी कैन यूज द फॉर्मूला। मतलब प्राइस के बढ़ने से और कम होने से पे जो कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू था वो हमने यह फॉर्मूला उसके लिए ये है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्राइस को मल्टीप्लाई करने का क्वांटिटी से। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि पहले प्राइस बढ़ाने से पहले जो हमारी वैल्यू थी, प्राइस थी वो 200 थी, क्वांटिटी उस टाइम पे हमारी 2000 कप थी। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो आता था 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्राइस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो पेमेंट आती थी, टोटल हमारे पास जो मुनाफा आता था, जो टोटल हमारे पास वैल्यू आती थी एंड में वो थी 40,000। तो ये तो हमारी बिफोर द प्राइस राइज आ गया। अब आफ्टर द प्राइस राइज पे चलते हैं। आफ्टर द प्राइस राइज पे हमने यहाँ मेंशन किया कि प्राइस हमारी जब बढ़ी तो 250 हो गई, क्वांटिटी जब उसकी फिर क्या हो गई थी 1000 हो गई थी, मतलब 50 रुपये बढ़ गए थे, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी हमारी कम हो गई थी। तो कैलकुलेट किया एज पर जो ये क्वांटिटी हमने जो लिखी है, हमने जो भी ऊपर निकाला था, यानी कि हमने अपना ऊपर निकाला तो भी पार्ट ए में सॉल्व किया, वही वहाँ से हमने 1000 का दे के लिखा है। फिर हमने सिंपली इसको क्या किया, फॉर्मूले अपने पुट किया टोटल रेवेन्यू आफ्टर के बारे में। 250 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू 250,000। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 2,50,000। तो प्राइस अब हमारे बढ़ के हमारे प्रॉफिट कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है 250,000। तो अब यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पार्ट बी भी सॉल्व हो चुका है। अब सिंपली चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या लिखा है, ये आ गया हमारा पार्ट सी। कह रहे आल्सो एक्सप्लेन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑन टोटल रेवेन्यू बाय कीपिंग इन द व्यू द रिजल्ट ऑफ पार्ट बी। कह रहे अपने पार्ट बी के आंसर को मद्देनजर रखते हुए हमें एक्सप्लेन करें, हमें बताएं क्या इफेक्ट पड़ा है प्राइस इंक्रीज का टोटल रेवेन्यू के ऊपर, पार्ट बी का जो रिजल्ट है उसको देखते हुए। तो अब सिंपली सोल्यूशन की तरफ दोबारा चलते हैं, पार्ट सी का सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह आ गया हमारा सोल्यूशन।
हमने सिंपली यहाँ पर लिखा है जो इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑन द टोटल रेवेन्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द टोटल रेवेन्यू बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस राइज। कि हमें जो प्राइस इंक्रीज का टोटल रेवेन्यू जो डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो प्राइस जो हमारी बिफोर जो थी रेवेन्यू की थी और प्राइस राइज के बाद आफ्टर क्या थी, उसको देखते हुए हम कंपेयर करेंगे। तो सिंपली हमने सोल्यूशन में लिखा है कि सबसे पहले क्या है, बिफोर द प्राइस राइज से पहले टोटल रेवेन्यू जो था वो 4 लाख था, सॉरी 40,000 4 लाख, सॉरी मतलब अभी देखें हमारा जो प्राइस राइज से पहले जो हमारा पास जो रेवेन्यू आ रहा था वो टोटल 4 लाख आ रहा था। अब देखें आफ्टर द प्राइस राइज, प्राइस बढ़ाने के बाद जो हमारा रेवेन्यू था वो थोड़ा कम हो चुका है। अब वो बढ़ के जब जो पहले 4 लाख आता था उसके बजाय अब 2,50,000 आ रहे हैं। जो ये इंक्रीज करता है इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे रेवेन्यू में जो है कमी आई है, हमारी कमाई में थोड़ी कमी हुई है पैसे बढ़ाने के बाद। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ पार्ट बी के रिजल्ट के मुताबिक वी कैन सी दैट इंक्रीजिंग द प्राइस फ्रॉम 202 रुपीज 250 लेड टू अ डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। तो हमने बताया कि हमें इससे अंदाजा हो चुका है कि प्राइस बढ़ाने से हमारे जो रेवेन्यू उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। तो हमने कहा दिस सजेस्ट दैट द डिमांड फॉर कॉफी एट वाइज शॉर्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक एज अ प्राइस इंक्रीज रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन रेवेन्यू। तो हमने सजेस्ट किया जो डिमांड थी कॉफी XYZ की शॉप की वो बहुत ही रिलेटिवली होगी है, कम हो चुकी है। जब से उसकी प्राइस जो है बढ़ाई गई है उसका रेवेन्यू भी कम हो गया है। कस्टमर में हैव रिस्पॉन्डेड टू द प्राइस इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग देयर क्वांटिटी डिमांडेड लीडिंग टू अ डिक्रीज इन ओवरऑल सेल्स एंड रेवेन्यू। तो कस्टमर ने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया है, जब प्राइस जब बढ़ी कॉफ़ी की तो उन्होंने बहुत ही क्वांटिटी कम कर दी। मतलब जो दिन में 2 पीते थे उन्होंने 1 कप पीना शुरू कर दिया, डिमांड उसकी उन्होंने लोगों ने कम कर दी थी, जिस वजह से उसका जो है ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर डिक्रीज हो गया, कमी आना शुरू हो गई। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट सी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।